नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम गणित शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, गणित में मनोरंजन क्रियाओं का विकास होता है। गणित में देखिए मनोरंजन क्रियाएं पूछा, इनका विकास कैसे होता है। आपको पता है कि दोस्तों जो प्राथमिक स्तर होता है गणित में, वहाँ बच्चे किससे सीखते हैं? एक तो खेल से सीखते हैं, है ना। खेल प्लस जो मनोरंजन क्रियाएं होती है ना, मनोरंजन क्रिया, इन दो चीज़ों से प्राथमिक स्तर वाले बच्चे हमेशा सीखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि मनोरंजन क्रियाएं कैसे होती है। तो देखिए खेल को खेल की भावना से हमेशा खेलना चाहिए ना। अगर कोई चीटिंग कर लेता है तो बच्चा, दूसरा बच्चा क्या कहेगा, भाई तूने चीटिंग कर ली, मैं नहीं खेलूंगा, तो वहाँ मनोरंजन नहीं हो रहा है उस बच्चे ना। तो यहाँ खेल को खेल की भावना से खेलेंगे तो मनोरंजन क्रियाएं होगी। दूसरा है स्वस्थ स्पर्धा, यानी कि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो मनोरंजन आएगा, तो ये भी होना चाहिए। और देखिए खेल को खेल की भावना से खेल रहे हैं, सभी को साथ में मिलजुल कर खेलना चाहिए, है ना। और खेल को नियमों से खेलना चाहिए, तो ये क्या है, ये परस्पर सहयोग हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो उपयुक्त सभी विकल्प है यहाँ पे सही हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार आपके जो पहला प्रश्न है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि व्यावहारिक गणित का भाग है। देखिए व्यावहारिक गणित क्या होती है, जो मतलब अपने दैनिक जीवन से संबंधित रहे, अपने दैनिक व्यवहार में जो काम आए, वो होती है व्यावहारिक गणित। इसको प्रायोगिक गणित भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग करते हैं, है ना, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसे प्रायोगिक गणित भी कहते हैं, अनुप्रयुक्त गणित भी कहते हैं ना, प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए दैनिक व्यवहार में जो हम जिसका यूज़ करें वो व्यावहारिक गणित कहलाएगी। तो देखिए गणितीय निष्कर्ष निकालना, गणित के निष्कर्ष नियम सूत्र निकालना, तो ये तो विद्यालय संबंधित काम है। अब व्यवहार में करने वाले तो देखिए जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, वो स्कूल नहीं जाते तो वो व्यवहार में तो वो करते हैं, तो इसलिए गणित निष्कर्ष वो नहीं निकालेंगे। समीकरण भी वो हल नहीं करेंगे, ये भी वित्तीय कार्य। और जोड़ व घटा करना, तो व्यवहारिक गणित में हर रोज जोड़ व घटा भी नहीं होता, तो इस प्रकार ये तीनों विकल्प तो हट जाते हैं। बच्चा कौन सा, संख्याओं का हिसाब लगाना। ये जो संख्याओं का हिसाब लगाना है दोस्तों, ये क्या है, ये व्यवहारिक गणित का भाग है। यानी जैसे मान लीजिए कि घर पे किसी भी चीज़ों का हिसाब लगाया जाता है, या फिर जो किराना का सामान वगैरह लाया जाता है उसका हिसाब लगाया जाता है, उसमें संख्याएं तो काम आती है। इस प्रकार ये व्यवहारिक गणित का भाग या अंग हो जाएगा। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। देखिए आकृतियां बन रही है चारों के चारों विकल्प में, इनमें से वह एक कौन सा विकल्प है जिसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, चौपड़, कोण, सममिति या प्रतिरूप या पैटर्न। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिरूप या पैटर्न है ये क्या होता है। प्रतिरूप या पैटर्न होती है कोई आकृति, कोई नमूना। ठीक है, ये तो होता है प्रतिरूप या पैटर्न। तो इसका तो प्राथमिक स्तर संबंध है, क्योंकि आकृतियां तो बनाते हैं छोटे बच्चे, है ना, तो इसका तो संबंध है, तो ये विकल्प हट जाएगा। सममिति क्या होती है? सममिति कहते हैं किसी पैटर्न का किसी बिंदु, किसी रेखा या किसी तल के सापेक्ष हुबहू आकृति बनाना ना, तो ये भी जो प्राथमिक वाले है करते हैं ना। सममिति में जैसे मान लीजिए कि ये आ गया, अब ये आकृति है, ठीक है, इसके हुबहू आकृति, जैसे यहाँ करके फिर ये ऐसे कर दिया ना, ये हुबहू बनेगी, है ना। हुबहू सापेक्ष जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाती है, सममिति या पैटर्न, तो ये भी बन रही है, दोनों विकल्प हट जाएंगे। इसके अलावा बचा चौपड़, तो चौपड़ ये राजा महाराजाओं के समय से खेला जाने वाला एक साधारण गेम होता है चौपड़, ये तो ये भी प्राथमिक स्तर के बच्चे खेलते हैं, तो ये हट जाएगा। बच्चा कौन सा, कोण। देखिए किसी मतलब यह कोण ऐसी आकृति होती है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पे बनती है। जैसे ये एक बिंदु है, ये दो यहाँ पे सरल रेखा निकल गई, है ना, तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इस प्रकार जो कोण है वो प्राथमिक स्तर पर नहीं होकर कक्षा 6 से शुरू होता है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर से संबंधित होता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है कि गणित की संकल्पना और सिद्धांतों को समझना किस उद्देश्य की पूर्ति है। देखिए उद्देश्य में हर वीडियो में एक प्रश्न रखता हूँ, क्योंकि पता है कि यहाँ से प्रश्न आएगा, तो जितने प्रश्न आप यहाँ से अभ्यास करोगे, सोल्व करोगे, आपके लिए फायदा है। और एक दो प्रश्न आएंगे, अब वो ज़रूरी नहीं है कि गणित में आए या साइको में आए, किसी में भी आए आपके लिए
प्लस पॉइंट ही रहने वाला है। उद्देश्य आएंगे जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, आप पाठ्य योजना बनाते हैं तब आपको पता चलता है। देखिए ये आ रखे हैं विकल्प ने। अब गणित की जो संकल्पनाएं हैं, गणित की प्रकृति, गणित के प्रत्यय, गणित के सिद्धांत, गणित के सूत्र, गणित के नियम, है ना, ये चीज़ें होती है संकल्पना या सिद्धांत। इनको समझना है, करना क्या है, समझना है, बस इस पर फोकस रखो। देखिए ज्ञान का उपयोग कहाँ होता है कि पहले से कुछ ज्ञान आता है उसका वैसे हूबहू, है ना, दूसरे नए काम में प्रयोग करना हो तो ज्ञान उपयोग हो गया। ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। अभिव्यक्ति होती है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच, ये भी नहीं है। इसके अलावा अभिरुचि तो होती है रुचि दिखाना, है ना। जबकि अवबोधन, अवबोधन का अर्थ क्या होता है, अवबोधन का अर्थ होता है समझना। देखिए अवबोधन में आपको बता दूँ क्या होता है, तुलना करना, अच्छी तरह से भली भांति समझना, है ना। इसके अलावा चिंतन करना, इसके अलावा तर्क वितर्क करना, इसके अलावा वर्गीकरण करना, पहचानना, विभेद करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है अवबोध से संबंधित। तो इस प्रकार दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है। देखिए विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, बच्चे जो पाठ्यक्रम सिलेबस पढ़ते हैं वहाँ गणित का महत्व पूछा है, ठीक है। तो देखिए जो गणित सब्जेक्ट है, आपको पता है कि ये कैसा सब्जेक्ट है, ये एक बौद्धिक या मानसिक विषय है, ठीक है। बौद्धिक या मानसिक विषय आपको पता ही है ना। क्यों, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का विषय है ना, मस्तिष्क से समस्याओं का हल होता है, ठीक है। तो देखिए मस्तिष्क से हम इसकी गणितीय समस्या का हल निकालते तो वहाँ पे बौद्धिक आदतों का विकास हो चुका है, बुद्धि का वहाँ पे विकास होगा, ज्ञान व कौशल भी तो मिलेंगे, है ना। कौशल भी विकसित हो रहे। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा गणित के थे वो प्रश्न, है ना, गणित का था कि गणित के जो सिद्धांत या संकल्पना उनको समझना किस उद्देश्य की प्राप्ति, किस कौशल की प्राप्ति है, तो ज्ञान व कौशल भी मिलेगा। इसके अलावा देखिए गणित पढ़ने वाले में अनुशासन रहेगा ना, अच्छा आचरण करेगा, सभ्य बनेगा, शिष्ट आचरण रखेगा, सकारात्मक ऊर्जा रखेगा, या ना मानसिक दृष्टिकोण भी पैदा हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ उपयोग सभी सही हो जाता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है कि किसी बालक के गणित में प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा। देखिए कोई बालक है, एक बालक है, एक ही बालक है, गणित का पूछा है, गणित में वो प्रतिभावान कैसे कहलाएगा, उसका सर्वोत्तम सबसे उत्तम जो संकेत है वो पूछा है ना। देखिए गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि लेना। देखिए जो गणितीय यहाँ अगर आता है कि कोई गणित की समस्या है उसमें, तब तो प्रतिभावान होता है। यहाँ गणितीय लेख आ रहे हैं, लेख मतलब गणित के बारे में निबंध या जो भी है, तो वो तो हर कोई पढ़ सकता है, ज़रूर नहीं है कि प्रतिभावान ही पढ़े, ये गलत हो जाएगा। गणित में अधिक व्यस्त रहना, आपको लग रहा है कि ये भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन देखिए गणित में ज़रूर नहीं कि जो होशियार है वो ही व्यस्त रहेंगे। अब कमज़ोर बालक है, उसे गणित पढ़नी, देखिए गणित पढ़नी तो पड़ेगी, है ना, लेकिन उसे समझ नहीं आई, ये बात की बात है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेगा, वो व्यस्त तो रहेगा ना वो। तो ये भी प्रतिभावान का सर्वोत्तम संकेत नहीं है। पारंपरिक परीक्षाओं में समान रूप से अच्छे प्राप्तांक लाना, तो पारंपरिक परीक्षाएं चल रही तो इसमें तो मतलब जो आपके औसत या सामान्य बालक है वो भी हो जाएगा। ये प्रतिभावान का सर्वोत्तम संकेत नहीं है। सर्वोत्तम संकेत है कि जो गणित की कठिन समस्या होती है उनको शीघ्रता से हल करना, ये होती है, क्या होती है, ये प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 बहुत अच्छा प्रश्न आ रखा है और ये सीटेट में आ चुका है 2 बार प्रश्न, कि जो एल्गोरिज्म है बच्चों में विकसित नहीं कर सकते हैं। एल्गोरिज्म बच्चों में इनमें से क्या चीज़ है जो विकसित नहीं करते। तो देखिए एल्गोरिज्म होता क्या है दोस्तों, एल्गोरिज्म की चीज़ देखते हैं। तो देखिए एल्गोरिज्म का दूसरा नाम है कलन विधि। क्या है दोस्तों, कलन विधि, ठीक है, एल्गोरिज्म का दूसरा नाम कलन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गणितीय समस्या होती है, कोई भी गणितीय समस्या ले लो, जैसे किसी सूत्र का प्रयोग करके किसी प्रश्न का उत्तर निकालना, है ना, ये समस्या, गणितीय जो भी समस्याएं रहती है उनको हल करने के जो तरीके हैं वो इसमें निर्दिष्ट किए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं ना। इसमें जैसे कंप्यूटर में जो प्रक्रिया चलती है वो होती है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मतलब इसमें डेटा प्रोसेस, गणना या स्वचालित तर्क वगैरह, है ना, ये सारी प्रक्रिया होती है। इसमें किसी भी मान लीजिए सूत्र को या किसी भी डेटा को इनपुट कर दिया, इनपुट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे प्रोसेस चलेगी, उसकी प्रक्रिया होगी, है ना, किस प्रकार से, और अंत में क्या आएंगे उसके
अंत में उसके उत्तर आ जाएंगे, मतलब उसे बोलते हैं आउटपुट। ये प्रक्रिया इसमें चलती है ना। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सारे एल्गोरिथम से ही संबंधित। तो मान देखिए इसमें ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होता किसका, ये किसी सूत्र का, मान लीजिए किसी सूत्र का या किसी भी गणित का ये चीज़ तो ये तो किसी भी गणितीय संक्रिया का होगा। तो वहाँ पे देखिए मैंने बताया कि स्वचालित तर्क भी होता है, तो तर्क में समझ के आधार पर ही तो हल होगा, है ना। फिर मिलेगा क्या, आउटपुट, परिणाम आएगा, निष्कर्ष आएगा, मतलब ज्ञान मिल रहा है। और हम इनपुट में किसका प्रयोग, किसी सूत्र का प्रयोग करके किसी प्रश्न का उत्तर निकाले तो सूत्र का प्रयोग। यानी जो रटना है वो पहले से आपको बता दी कि भाई नेगेटिव चीज़ है वो ऐसे हट जाएगा। तो एल्गोरिथम में रटना बच्चों को नहीं सिखाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। तो देखिए दोस्तों गणित में पूछा है, समस्या समाधान विधि चलती है। अब देखिए कौन सा चरण या कौन सा सोपान नहीं है। तो देखिए जो समस्या समाधान विधि है, ठीक है, समस्या समाधान विधि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो छात्र है खुद के विचार और खुद के ही तर्क से मानसिक समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि जो हल ढूंढता है वो कैसा होता है, मानसिक। ये चीज़ आप याद रख लेना, मानसिक मस्तिष्क या बुद्धि का प्रयोग करके जब हल ढूंढेगा तो वो समस्या समाधान से संबंधित रहेगी, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि मानसिक निष्कर्षों पर अधिक बल देना। बता ही दिया मैंने पहले, मानसिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखना, समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य यही है कि मानसिक जो चीज़ है, मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग करके बालक ज़्यादा सीखे, है ना। ने कि कोई समाज की समस्या उसके बारे में ना, वो नहीं होता। वो कब होगा, वो होगा प्रायोजन विधि में। प्रायोजन विधि का क्या होता है कि जीवन की यथार्थता या जो भी सामाजिक समस्या वो दी जाती है उनको हल कर दे, वो प्रायोजन विधि का उद्देश्य। समस्या समाधान का है कि मानसिक निष्कर्षों पर अधिक महत्व देना, अधिक जोर देना, अधिक बल देना ना, ये दोनों में अंतर, ठीक है। अब इसके बारे में देख लीजिए, इसके चरण, इसके सोपान एक ही चीज़ है, कौन कौन से नहीं है। कुल इसके याद रखना 6 सोपान है, ठीक है। देखिए इसमें कि समस्या को समझना और परिभाषित करना, किसी समस्या को हम समझेंगे और उसे परिभाषित करने बिल्कुल करेंगे, है ना। तो ये चरण तो इसमें है, जबकि पूछा है नहीं है, तो ये तो है भाई, इसमें ये हट जाएगा। निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, देखिए ये बात कीजिए, इससे पहले हम आंकड़ों का संकलन करेंगे। आंकड़ों को समस्या संबंधी जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जो भी तथ्य फैक्ट हमारे दिमाग में, उनका एकत्रित करेंगे, संकलित करेंगे और उनकी व्याख्या या विश्लेषण कर देंगे, तो ये भी है। इसके अलावा उनका फिर अंत में क्या करेंगे, आंकड़ों का निष्कर्ष निकालेंगे, उनसे नियम बनाएंगे, उनको समझाएंगे, सामान्यकरण करेंगे, है ना। तो ये भी तीनों के तीनों है। जबकि शारीरिक सौष्ठव को, अब ये तो नाम से पता चल जाएगा, शरीर में मजबूत होना, ये अत्यधिक में तो यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जो प्रश्न संख्या 8 है यहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे दोस्तों। और जैसा कि पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि गणित में परिभाषा से संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, यह चीज़ कही है, ठीक है। 4 विकल्प है, चारों के चारों हमने ऐसे बनाए हैं कि आपके 4 परिभाषा यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ठीक है। बर्ट्रैंड रसेल ने यह कथन नहीं कहा। तो बर्ट्रैंड रसेल ने कहा क्या, बर्ट्रैंड रसेल ने कहा दोस्तों कि गणित में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, गणित के बारे में हम जो कुछ भी कह रहे हैं, वे सत्य है या असत्य है ये हम कुछ नहीं कह सकते। ये किसने कहा, बर्ट्रैंड रसेल ने कहा। सुन लीजिए, ठीक है, कि मतलब गणित के बारे में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, वे सत्य है या असत्य हम नहीं जानते। किसने कहा, ये बर्ट्रैंड रसेल ने कहा। रोजर बेंकन, यानी बैंक, बैंक की क्या है, बैंक की चाबी चाहिए, यानी कि बैंक की क्या चाहिए, हमें कुंजी चाहिए दोस्तों। ये ट्रिक है इसकी, बैंक की कुंजी चाहिए। कुंजी चाहिए मतलब क्या होता है कि मतलब जो गणित है, विज्ञानों का गणित विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी है। कुंजी है मतलब बैंक की कुंजी है, ठीक है, इस प्रकार याद रख लो। और जो लोक है दोस्तों, लोक ने भी ये परिभाषा नहीं दी थी। लोक ने क्या कहा कि गणित वह मार्ग है जिससे बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है ना। बच्चों के मन या मस्तिष्क में, मन या मस्तिष्क में क्या होती है, तर्क की आदत स्थापित होती है। तर्क को लॉक कर दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। अब बचा कौन सा, बेंजामिन पियर्स। तो बेंजामिन पियर्स ने यह परिभाषा दी कि गणित व विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ये बेंजामिन पियर्स है और कहीं कहीं पे इसका नाम बेंजामिन पेरिक भी आ रखा है, तो उससे कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रश्न क्या आ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। देखिए रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन के कुल 3 प्रकार में से एक है। पहला है रेखीय और ये दिया किसने, ये दिया था BF स्किनर ने,
ठीक है, क्रिया प्रसूत अधिगम से संबंधित है रेखीय। इसमें क्या होता है, देखिए रेखीय अभिकर्मी जो सिद्धांत है इसमें कुल जो इस अनुदेशन है इसके कुल सिद्धांत है 6, याद रख लेना। ये रेखीय के है या फिर अभिकर्मित अनुदेशन के है, एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अगर पूछ लिए अभिकर्मित अनुदेशन के कौन से सिद्धांत है, वही होंगे जो रेखीय में चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभिकर्मित अनुदेशन कुल सिद्धांत है 6। अब समझिए इस प्रश्न को अच्छी तरह। इसमें पहला जो सिद्धांत है वो है दोस्तों लघुपद का सिद्धांत। ये देखिए धीमी गति नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, हो सकता है वो, तो देखिए इसमें स्व है, ठीक है, ये टाइप मिस्टेक हो गया, ये स्व है, स्वगति, स्वगति, ठीक है। देखिए इसमें पहला सिद्धांत कौन सा, अभिकर्मित अनुवेशन या रेखीय। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है लघुपद का सिद्धांत, ये 1 नंबर पर है, ठीक है, ये सिद्धांत है लघुपद का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, कोई भी फ्रेम होता है, फ्रेम पर छोटे छोटे पद या प्रश्न लिखे होते हैं, उनको केवल बालक पढ़ता है, ठीक है, ये हो गया लघुपद, छोटे छोटे पदों का है लघुपद। दूसरा सिद्धांत कौन सा है वो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दूसरा है क्रियाशीलता का। दूसरा कौन सा है, क्रियाशीलता का सिद्धांत दोस्तों। इसमें बालक क्रियाशील हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। करता क्या है कि जो पहले फ्रेम में लघुपद उन्होंने पढ़े थे बालक ने, उसके वो क्या करता है, उत्तर देने लगता है ना, उत्तर देता है, उससे वो क्रियाशील हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे सोपान पे। तीसरा सोपान भी लिख रहा हूं मैं, प्रतिपुष्टि। एक मिनट दोस्तों, तीसरा सिद्धांत है प्रतिपुष्टि का। किसका है, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है। प्रतिपुष्टि क्या होती है कि पहले में फ्रेम पढ़ दिए, लघुपद पढ़ लिए है ना, उनको प्रश्न पढ़ लिए, दूसरे में उत्तर देता है, क्रियाशील हो जाता है, तीसरा में प्रतिपुष्टि, उसे पता चल जाता है कि उत्तर सही है या गलत है, वो होती है प्रतिपुष्टि, ठीक है। आगे चलते हैं चौथे सिद्धांत पर। चौथा सिद्धांत ये रहा स्वगति का सिद्धांत। जैसे उसे पता चल गया कि प्रश्न गलत है, तब तो वो वापस पहले पद पे जाएगा, वहां से वापस शुरू हो जाएगा, जहां पे गलती होगी आगे नहीं बढ़ेगा ना। स्वगति यानी अपनी ही गति से आगे बढ़ना, और जहां मतलब खुद की गलती होगी, गलत होंगे तो वापस जाओ, पीछे जाओ, 1 नंबर से शुरू करो, पहले सोपान से, यहाँ लघुपद से, है ना। और अगर सही हो रहे तो आगे बढ़ो, अपनी गति से आगे बढ़ रहे, वो खुद पर है कि आप सही कर रहे हो गलत, ठीक है, ये होती है स्वगति। पांचवा सिद्धांत कौन सा दोस्तों, पांचवा है तत्परता का सिद्धांत, है ना। तत्परता, तत्परता क्या होती है दोस्तों, तत्परता मतलब तैयार, किसके लिए तैयार, तो इसका वापस वो मूल्यांकन कर लेता है ना। एक चीज याद रखना कि अभिकर्म अनुदेशन कुल कितने सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांत, लेकिन बच्चा कितनी क्रियाओं से गुजरता है, 5 सोपानों से ना, यहाँ तत्परता से ही गुजरता है। छठवा आ जाता है पुनर्बलन, उसे कहते हैं पुनर्बलन, मतलब से शाबाशी देना, है ना, उसे आगे बढ़ाना कि भाई और ऐसा काम कर, है ना, वो चीज़ वहाँ अलग हो जाती है। यहाँ 5 क्रियाएं बच्चा करता है, ठीक है। तो यहाँ सजीवता का कोई सिद्धांत नहीं है, सक्रिय का सिद्धांत है लेकिन सजीवता का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 10 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 अच्छा प्रश्न है। इकाई योजना के निर्माता कौन है। देखिए इकाई योजना किसने दी, किलपेट्रिक नहीं, किलपेट्रिक ने कौन सी दी, परियोजना उपागम दिया, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, पिछले वीडियो में इनका प्रश्न है, देख लेना चित्र, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं वहाँ पे। आर्मस्ट्रॉन्ग की तो खोज या ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि है, ये भी नहीं है। हर्बर्ट भी नहीं है, क्योंकि हर्बर्ट ने तो जो स्मृति शिक्षण स्तर है वो पढ़ाया था, उनके बारे में बताया था। क्योंकि मॉरिसन है वो इकाई योजना के प्रवर्तक है, निर्माता है मॉरिसन, ठीक है। इकाई योजना क्या होती है कि किसी भी पाठ है, चाहे वो किसी भी विषय में हो, गणित में हो या किसी में भी हो, उस पाठ की क्या कर लेना, छोटी छोटी इकाइयाँ कर लेना, उसके मतलब खंड कर लेना या टुकड़े करके समझाना, वो होती है दोस्तों इकाई योजना। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 11 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 पे। अच्छा प्रश्न है। फिर एक और उद्देश्य का आया है, मैंने बताया है कि जो शैक्षिक उद्देश्य है वो जरूर इसमें प्रश्न आएंगे। तो देखिए एक बालक गिनती जानता है, गिनती का प्रयोग पहाड़े सीखने में करता है, तो बालक किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। देखिए बालक पहले जानता क्या है, गिनती जानता है, और उसी गिनती का प्रयोग किस में करता है, पहाड़े सीखने में, है ना। पहले जान रहा है गिनती, फिर उसका प्रयोग पहाड़े सीखने में कर रहा है, तो बालक किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। देखिए अभिवर्ती तो मैंने बता दिया बार बार कि सोच होती है किसी चीज़ के प्रति, सकारात्मक नकारात्मक सोच होती है, ठीक है। अवबोध में तो अच्छी तरह समझना, वर्गीकरण, ये चीज़ होती है। यहाँ पे ये कुछ आया नहीं है, तुलना भेद वगैरह कुछ आया नहीं। अभिरुचि जिसमें बालक रुचि दिखाए, यहाँ दोस्तों ज्ञान का उपयोग हो रहा है ना, मतलब उससे गिनती आ रही है, ये ज्ञान है उसका, ठीक है, और ज्ञान का वापस उपयोग किस में कर रहा है, पहाड़े सीखने में कर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ ज्ञानो उपयोग उद्देश्य उसका पूर्ण हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 12 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, ये आपके आ रखा है जो एनसीएफ 2005 है। एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है दोस्तों, याद रखना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, प्रोफेसर यशपाल लेके आए, ठीक है।
इसके लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है, इसको ध्यान रखना, जहाँ बच्चे, ये नहीं का ध्यान रखना प्रश्न, वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, नहीं होता है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 के नियम पढ़ोगे तो बाकायदा बता रखा है उसमें कि गणित का आनंद उठाने के लिए बच्चे सीखते हैं, आनंद से ही सीखते हैं, ये तो बता रखा है। गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जितना जोड़ोगे बच्चा उतने ही सीखेगा ना, व्यवहारिक क्रिया करके सीखेगा दैनिक जीवन के अनुभव। और अर्थपूर्ण, देखिए निरर्थकपूर्ण समस्याओं को तो वो क्यों हल करेंगे, जो अर्थपूर्ण है जिससे कुछ अर्थ निकलता है उनको ही रखते हैं, उनको हल करते हैं, ये तीनों चीज़ें इसमें आ रखी है। जबकि सूत्र एल्गोरिथम तो है लेकिन उनको कंठस्थ करना या रटना, ये चीज़ें इसमें नेगेटिव चीज़ है, ये गलत है दोस्तों, है ना। हाँ, अगर कंठस्थ की जगह आ जाता है समझ, है ना। एनसीएफ 2005 ने यह बताया कि जो समझ के आधार पर करे तर्क वितर्क आधार, वो बिल्कुल सही होता है, यहाँ विकल्प नंबर 4 हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, वहाँ प्रश्न विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। अच्छा प्रश्न है, और पिछले बार ये देखिए पिछले जो प्रीवियस पेपर उनमें आ भी चुका है कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पूछा है, और क्या पूछा है कि गणित का महत्व, तो इतना ही तो पूछा है, तो कहाँ कठिन कहाँ है, कुछ कठिन नहीं। देखिए आर्थिक प्राथमिक स्तर पर अर्थ धन से संबंधित कोई ये कोई महत्व नहीं है ना। और धार्मिक तो धर्म का महत्व यहाँ गणित में है नहीं ज़्यादा। सांस्कृतिक संस्कृति से संबंधित तो ये नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है दोस्तों मानसिक है। कैसे, देखिए व्यवहारिक अगर कह दे, कहीं कहीं पे देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन इस प्रश्न में। इस प्रश्न को आप अलग अलग जो बुक है उनमें देखोगे तो बुकों में देखोगे आप, बुकों में कहीं पे मानसिक दे रखा है, कहीं पे व्यवहारिक। भ्रमित मत होना, 100% मानसिक ही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कैसे, तो देखिए जो हर्बर्ट थे, कौन थे, हर्बर्ट थे। हर्बर्ट ने अभी हमने एक दो पिछले प्रश्न में देखा था कि उन्होंने स्मृति शिक्षण मूल्यांकन में स्मृति जो शिक्षण स्तर है उसके बारे में समझाया था, ठीक है, हर्बर्ट ने। तो उसमें क्या बताया कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए व्यवहारिक कहाँ होगा, बच्चा व्यवहार में थोड़ी ना करेगा, वो तो 1 से 5 का बच्चा है, वो व्यवहार में नहीं करना सीखेगा, वो मानसिक है ना। उसको हर्बर्ट ने तो ये कहा था कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रटना सिखाओ, मानसिक क्रिया ज़्यादा करना सिखाओ। तो इस प्रकार यहाँ प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होगा मानसिक। तो प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों में गणित संबंधी कमजोरी जानने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। फिर नहीं का प्रश्न आया, गणित संबंधी कमजोरी जानना। तो देखिए छात्रों को कक्षा के अंदर व बाहर प्रसन्न करना, छात्रों की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण करना, मौखिक कार्य का अभ्यास करना, या छात्रों में तुलना करना। तो दोस्तों देखिए छात्रों को कक्षा के अंदर व बाहर प्रसन्न कर रहे हैं ना, यानी कि प्रसन्न करने या संतुष्ट करना। तो कब करेंगे, अगर वो गणित में उनमें कमजोरी लगेगी तो वो प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। जबकि उनको गणित, मान लीजिए गणित की हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कक्षा किसकी, गणित की, शिक्षक गणित का है और बच्चे गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ गणित संबंधी बात की गई है। तो देखिए कक्षा के अंदर भी उनको प्रसन्न करना मतलब गणित समझाना, बाहर भी उनको प्रसन्न रखना, तो ये चीज़ तो उपयुक्त सही है। और देखिए छात्रों की उपस्थिति का विश्लेषण करेंगे तभी तो पता चलेगा कि उसकी कमजोरी क्या है या उपलब्धि क्या है, ये भी ठीक है। और मौखिक कार्य का अभ्यास, बच्चे को मुख से बुलवाना ना, बार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाओ आप, गिनती पहाड़े प्राथमिक स्तर पर बुलाओ, है ना, सूत्र नियम वगैरह वो उच्च प्राथमिक बुलाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक कार्य का अभ्यास, ये भी है। लेकिन छात्रों में जो तुलना करना है दोस्तों, वो गणित संबंधी कमजोर जाने की उपयोगी विधि नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो तुलना करना, देखिए मूल्यांकन या आकलन का टॉपिक पढ़ोगे उसमें बाकायदा दे रखा है कि देखिए ये चीज़ें नहीं करें, है ना, शिक्षक को ये कभी नहीं करना चाहिए। एक तो आपसी दो बच्चों में तुलना न करें, हीन भावना आ जाएगी, बच्चा सीखे नहीं, है ना। एक उनको उनके अंक या ग्रेड कभी नहीं बताए, है ना, ये चीज़ें आपको कभी नहीं करनी है शिक्षक के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या आपके जो 15 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के गणित शिक्षण वीडियो के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।